नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब स्टडी विथ मंतोष में। आज हम लोग भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपका मार्च में बीपीएससी पेपर होने वाला है और डीएसएस भी होने वाला है या स्टेट होने वाला है। इस सब के लिए आप कहीं का भी लेक्चरर टीएसटी का एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हो तो सबके लिए महत्वपूर्ण है जो है। इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिए, क्योंकि अभी इसके पहले भी मैं कराया था मैराथन, 3-4 में मैराथन कराया था बीपीएससी के लिए। 3-4 मैराथन कराया था और मैं वो आप लोगों को दिखा भी दूंगा किसी दिन, उनसे वीडियो बनवा के। मैं सिलेक्शन दिलवाया हूँ इसी चैनल से बीपीएससी में। अश्वनी कुमार शुक्ला उनका नाम है, भूपेंद्र पाल नाम है, इसी से दिलवाया हूँ। और किसी दिन वीडियो बनवाऊंगा, मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, विश्वास नहीं होगा तो बस आप लोग इससे जुड़े रहिए। आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। जो लोग चैनल पर नए होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ? भारत में आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 1995, 1991, 1982, 2001। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1991, जिसे 24 जुलाई 1991 को लाया गया था। 24 जुलाई 1991 को लाया गया था। इसे उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण नीति अपनाई गई थी। कौन नीति अपनाई गई थी? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। इसी एलपीजी भी कहते हैं, एलपीजी। ठीक, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन जो है इसे बोलते हैं। जो ये 24 जुलाई 1991 को आया था। अगर ये सर्कल पहले से हुआ है इस पे, तो आप इस पे ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि इस सब क्वेश्चन मैं देने वाला नहीं था किसी को जो है। लेकिन अब एग्ज़ाम है सबने आप लोगों का, इसीलिए मैं अपना सारे क्वेश्चन जो रखा हूँ सब दे रहा हूँ। ठीक, चलिए इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए और कारण बी दिया है। कथन ए में है कि अहमदाबाद रुग्ण सूती वस्त्र उद्योग का एक बड़ा केंद्र है। कारण है कि उद्योग के लिए अपेक्षित कपास उसके चारों ओर काली मिट्टी वाले प्रदेशों में बड़े पैमाने पर उगती है। ठीक, अब देखिए ऑप्शन दिया है इसका। ए और बी दोनों सही है। बी ए की सही व्याख्या नहीं है। ए और बी दोनों सही है। बी ए की सही व्याख्या है। ए सही है, बी गलत है। ए गलत है, बी सही है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि ये व्याख्या भी कर रहा है और दोनों सही भी है। ये जो कपास है, कपास काली मिट्टी में बहुत अच्छे से उगता है। और काली मिट्टी को रेंगुर मिट्टी भी कहते हैं। रेंगुर, काली मिट्टी को रेंगुर मिट्टी भी कहते हैं। ठीक, ये है कपास के लिए यहाँ पे अनुकूल दशा मिलती है। चलिए अगला देखते हैं। अगले प्रश्न की अगर बात करें हम,
तो भूगर्भीय दृष्टि से भारत की सबसे पुरानी चट्टानें कहाँ की है? भूगर्भीय दृष्टि से भारत की सबसे पुरानी चट्टान ऑप्शन है कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र, राजस्थान के अरावली क्षेत्र, मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र, पंजाब के शिवालिक क्षेत्र। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र, क्योंकि सबसे पुरानी जो चट्टान है वो आग्नेय चट्टान है, आग्नेय, और ये आग्नेय चट्टान के क्रम की है धारवाड़। ठीक, तो सबसे पुरानी चट्टान है धारवाड़। चलिए अगला देखते हैं। अगला अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में देशों में से किसकी स्थल सीमा भारत के साथ सबसे अधिक है? तो स्थल सीमा की बात कर रहा है। ऑप्शन है चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है वो सबसे अधिक स्थल सीमा बनाता है। कितना बनाता है? तो ये बनाता है 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर बनाता है। और कुल स्थलीय सीमा की अगर बात करें, कुल स्थलीय सीमा पूछा हुआ प्रश्न है और पूछ भी सकता है। अभी बीपीएससी जूनियर में क्वेश्चन पूछा था जो यहीं से। कुल स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। कितना? 15,200 किलोमीटर। कुल स्थली की अगर बात करें, कुल स्थली की अगर बात करें तो ये है 7,516.6। ठीक, 7,516.6 किलोमीटर। ये एनसीईआरटी की लाइन है। एनसीईआरटी में भी सीधा सीधा ऐसे ही लिखा है। अगर पूछ ले स्थलीय जली सीमा, ये कुल जली सीमा की, ये स्थलीय है ये जली है, ये जली सीमा की। अगर पूछ ले कुल जली तो ये हो जाएगा। अगर पूछ ले सिर्फ जली, सिर्फ जली, और ऑप्शन में जली में 6100 अगर हो ऑप्शन में, ठीक, ऑप्शन में अगर 6100 हो तो आप 6100 मारिएगा। अगर कुल पूछे जो है तो 7,516.6 मारिएगा। अगर ऑप्शन में जली भू अगर पूछे कि जली और स्थली कुल महाद्वीपों सहित जो है तो इन दोनों को जोड़ लीजिएगा। ठीक, अगर दोनों को जोड़ेंगे आप तो 22,000 समथिंग आएगा। ठीक, 22,000 से समथिंग आएगा, 22,216.6 आएगा, 22,716.6। ठीक, ये कुल हो जाएगा जली और स्थली दोनों का। चलिए अगला हम देखते हैं। एक ट्रिक और यहीं पे हम आप लोगों को बता देते हैं। देखिए याद करने का ट्रिक, जैसे इसके जो पड़ोसी देश हैं वो भी हो जाएंगे। जैसे बचपन, बचपन में बीए किया। ठीक, तो ये जिसका सबसे ज़्यादा है, ज़्यादा से कम स्थलीय सीमा लगता है वो भी क्लियर हो जाएगा और इसके पड़ोसी देश भी हो जाएगा। जैसे ब से बांग्लादेश हो जाएगा, च से चीन हो जाएगा, प से पाकिस्तान हो जाएगा, न से नेपाल हो जाएगा, बचपन हो गया, में बीए किया, ब से भूटान हो जाएगा, भूटान, ए से अफगानिस्तान, ए से अफगानिस्तान। ठीक, हो गए टोटल सब क्लियर जो है। यहीं से आप आराम से पूरा देख सकते हैं। मैं से म्यांमार, म्यांमार छोटा था ना, म से म्यांमार, ये हो गया। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, ये है टोटल। अगर
इसके बारे में हम थोड़ा और अगर बात कर लें तो देखिए, भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है। मैकमोहन रेखा ये भी पूछता है। पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ है। रेड क्लिफ। अफगानिस्तान और भारत के बीच में डूरंड, जो ये मानता नहीं है, पाकिस्तान के साथ मानता है। म्यांमार की अगर बात करें तो आराकान योमा श्रृंखला, आराकान योमा श्रृंखला ये है। इन लोगों के बीच जो लाइनें पाई जाती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न की अगर बात करें तो अगला है कि मूक घाटी आंदोलन संबंधित है। मूक घाटी आंदोलन किससे संबंधित है? ऑप्शन है केरल, राजस्थान, संयुक्त राज्य अमेरिका, कर्नाटक। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, केरल। मूक घाटी इसी को बोलते हैं साइलेंट वैली, साइलेंट वैली। ठीक, और ये कहाँ है? ये केरल में है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला अगर हम बात करें तो अगला है कि भारत मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। भारत मुख्य भूमि की बात कर रहा है, दक्षिणी सीमा है 6 अंश 4 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 7 अंश 4 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 8 अंश 4 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 6 अंश 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 8 अंश 4 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 4 मिनट है ये 4 मिनट है, अंश को ये डिग्री ही बोलते हैं। ठीक, ये है ऑप्शन नंबर सी सही है। अगर पूछे कि दक्षिणतम बिंदु की अगर बात करें तो दक्षिणतम बिंदु में हो जाएगा 6 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये होगा दक्षिणतम बिंदु, जो अंडमान निकोबार के पास है, जो अभी बताते हैं लोग कि ये डूब गया है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है निम्न में से भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नदी द्वीप की बात कर रहा है। भारत की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी है? ऑप्शन है मिनिकॉय, कटचल, पंबन, माजुली। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, माजुली। माजुली द्वीप जो है ये विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है, भारत की ही नहीं विश्व की। ठीक, यहाँ पे भारत की बात किया है तभी ये माजुली द्वीप ही होगा। अगर पब्बन की बात करें तो पब्बन द्वीप जो है ये भारत और श्रीलंका, ये भारत और श्रीलंका के बीच है, भारत और श्रीलंका के बीच है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि भारत के शुष्कतम स्थान का नाम बताइए। भारत के शुष्कतम स्थान का नाम बताना है। ऑप्शन है जयपुर, पुणे, जैसलमेर, बीकानेर। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, जैसलमेर। जैसलमेर जो है ये शुष्कतम स्थान है। शुष्कतम स्थान वो होता है जहाँ पे 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, उस क्षेत्र को शुष्कतम माना जाता है। तो यहाँ पे 25 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है, तो ये सबसे शुष्कतम एरिया है इधर। चलिए अगला बात करें
तो अगला है लखीमपुर खीरी में स्थित दुधवा नेशनल पार्क के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? हिरन, शेर, बाघ, नीलगाय। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, बाघ। बाघ के लिए फेमस है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा है। ऑप्शन है पूर्ववर्ती सीमा, पश्चिमवर्ती सीमा, आरोपी सीमा, अवशेष सीमा। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, आरोपी सीमा। आरोपी सीमा जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है। ठीक, इसका नाम भी अभी मैं बताया था। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सा है? वो है रेड क्लिफ। रेड क्लिफ। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो एक फ्रांसीसी वास्तुकार ली कार्बूजियर ने कौन सा शहर डिजाइन किया था? ऑप्शन है बेंगलुरु, चंडीगढ़, कोलकाता, चेन्नई। तो ली कार्बूजियर ने चंडीगढ़ का डिजाइन किया था। चंडीगढ़। ठीक, चंडीगढ़ 2 राज्यों की राजधानी। किसका किसका? हरियाणा और पंजाब, दोनों की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। और चंडीगढ़ केंद्र शासित भी है। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश भी है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न अगर देखें तो अगला प्रश्न है पाक जल डमरू मध्य भारत से डॉट को अलग करता है। पाक जल डमरू मध्य किसको अलग करता है? ऑप्शन है पाकिस्तान, अंडमान द्वीप, चीन, श्रीलंका। तो पाक जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है। श्रीलंका को अलग करता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बारे में भी पीछे मैं बात किया हूँ अच्छे से। अगला प्रश्न है कि सबसे लंबी समुद्र तटीय रेखा निम्न राज्य के साथ है। कौन से निम्न राज्य के साथ है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, केरल, गुजरात। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो सबसे लंबी समुद्र तटीय रेखा गुजरात की है। सबसे लंबी समुद्र तटीय रेखा किसकी है? वो है गुजरात की। तो गुजरात कितनी है? 1215 किलोमीटर। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला अगर हम बात करें तो अगला है भारत में अपनाई गई मानक मध्याह्न यानी मेरिडियन है। तो कौन सी है भारत में अपनाई गई मानक मध्याह्न रेखा? ऑप्शन है 82.5 डिग्री पूर्व, 84.5 डिग्री पूर्व, 82.5 डिग्री पश्चिम, 84.5 डिग्री पश्चिम। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 82.5 डिग्री पूर्व अपनाई गई है। और ये भारत के किन किन राज्यों से होकर जाती है? तो ये जाती है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्यों से होकर ये जाती है। ठीक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। चलिए अगला देखते हैं। अगला है निम्न में से किसे पूर्व का मैनचेस्टर कहते हैं? पूर्व का मैनचेस्टर ऑप्शन है टोक्यो को, शंघाई को, कुआलालंपुर को, ओसाका को। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है?
इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ओसाका को। ओसाका को जो है ये पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। ये है कहाँ पे? ये है जापान पे। ये है जापान, जापान का एक शहर है ओसाका, जो सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑप्शन है बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई सुविधाओं का प्रावधान, अंतर्देशीय जलमार्गों का विकास, शहरों में दूध की उपलब्धता में सुधार। सही ऑप्शन है शहरों में दूध उपलब्धता में सुधार। यह है ऑपरेशन फ्लड से संबंधित। अगर हरित क्रांति की बात करें, हरित क्रांति, अभी बहुत जल्द ही हरित क्रांति के भारत के जनक एम.एस. स्वामीनाथन का निधन हुआ है। यह है खाद्यान्न संबंधित, खाद्यान्न, यह है खाद्यान्न से संबंधित। नीली क्रांति की अगर बात करें, नीली क्रांति की अगर बात करें तो यह है मत्स्य पालन संबंधित, मत्स्य पालन। उसके बाद भूरी क्रांति की अगर बात करें, भूरी क्रांति उर्वरक से संबंधित है, उर्वरक। रजत क्रांति अंडा उत्पादन, अंडा उत्पादन। ठीक, ये हैं क्रांतियाँ, और भी बहुत सारी हैं। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। देखिए ये सब टीष्टी पीष्टी के लिए एकदम रामबाण साबित होगा, जो बस आप लोग इससे बने रहिए। जो है अगला प्रश्न है कि मानव गतिविधियां जो आय उत्पन्न करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन है जैविक गतिविधियां, आर्थिक गतिविधियां, भौतिक गतिविधियां, राजनीतिक गतिविधियां। तो इसका सही ऑप्शन है मानव गतिविधियां जो आय को उत्पन्न करती हैं वो हैं आर्थिक गतिविधियां। ठीक, आर्थिक मतलब इकोनॉमिक्स। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। किसी भी विकसित अंतर्व्यवस्था, किसी भी विकसित अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक रोजगार डाट क्षेत्र में होते हैं। तो कौन से क्षेत्र में होते हैं? ऑप्शन है तृतीयक, प्राथमिक, द्वितीयक, निर्यात। सही ऑप्शन है तृतीयक। तृतीयक क्षेत्र में जो है वो सबसे अधिक रोजगार होते हैं। तृतीयक क्षेत्र में होते क्या हैं? इसमें होते हैं सेवा क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र में होते हैं सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र में क्या क्या आएगा? जैसे यातायात सेवाएं, बैंकिंग एवं व्यापार की सेवा, वाणिज्य, संचार, ये सब आएंगे। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला अगर हम बात करें तो अगला है लकड़ी काटने का व्यवसाय किस श्रेणी में आता है? तो लकड़ी काटने का व्यवसाय किस श्रेणी में आता है? ऑप्शन है तृतीयक, द्वितीयक, प्राथमिक, चतुर्थांश। सही ऑप्शन है प्राथमिक। लकड़ी काटना, खेती करना, ये सब जो है प्राथमिक में आता है। ठीक, आखेट करना, मत्स्य पालन, पशुचारण, ये सब इसी में आएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न अगर हम देखें तो अगला प्रश्न है कि आर्थिक भूगोल किस विषय की शाखा है? तो आर्थिक भूगोल किस विषय की शाखा है? ऑप्शन है मानव भूगोल, भौतिक भूगोल, नगरीय भूगोल, राजनीतिक भूगोल। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मानव भूगोल। ये मानव भूगोल की शाखा है आर्थिक भूगोल। अगला प्रश्न है कि विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी यानी गल्फ कौन है? तो विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? ऑप्शन है मैक्सिको की खाड़ी, कैम्बे की खाड़ी, पर्शियन खाड़ी, हरमुज का जलडमरू मध्य। सही ऑप्शन है मैक्सिको की खाड़ी। मैक्सिको की खाड़ी जो है ये विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। अगला प्रश्न अगर हम देखें तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस लेखक ने अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में आइसोडोपेंस की संकल्पना की शुरुआत की थी? आइसोडोपेंस बहुत फेमस है, किसी न किसी एग्जाम में हर समय पूछता रहता है। ऑप्शन है ई हूवर, ए लंच,
टी ब्लेंडर, ए वेबर। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, वेबर का। ये वेबर का है आइसोडोपेंस, आइसोडोपेंस रेखा, ये आइसोडोपेंस रेखा दिए थे जो है ये वेबर का। अगर वेबर के बारे में बात करें तो ये जर्मन अर्थशास्त्री हैं, ये जर्मन अर्थशास्त्री हैं वेबर। इनकी एक सिद्धांत था, कौन सा सिद्धांत? इनका सिद्धांत था औद्योगिक अवस्थितिकी, मतलब औद्योगिक अवस्थितिकी, औद्योगिक अवस्थितिकी। ठीक, और ये किस पे आधारित था? न्यूनतम परिवहन लागत, न्यूनतम परिवहन लागत पर ये आधारित था। ठीक, इनका एक सिद्धांत था और क्या? थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रीज पूछता है, थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक, ये पूछता है थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रीज। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, विकास की अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है, विकास एक सतत प्रक्रिया है, असतत प्रक्रिया है, विकास एक एकल आयामी प्रक्रिया है, विकास का अभिप्राय परिवर्तन के साथ वृद्धि है, समय और स्थान की तुलना में विकास का अभिप्राय समान रहता है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही आयाम है, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, विकास का अभिप्राय परिवर्तन के साथ वृद्धि है। विकास एकल आयामी नहीं है, ये बहुआयामी है। ठीक, ये बहुआयामी है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, पेरिस निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है? पेरिस जो है किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है एल्ब, सीन, राइन, रोन। सही ऑप्शन है सीन, सीन नदी के तट पर है पेरिस। अगला प्रश्न है, किस जनगणना वर्ष में भारत में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक हुई थी? किस जनसंख्या वर्ष में भारत में जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक हुई थी? ऑप्शन है 1901, 1911, 1951, 1921, 1951। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 1921 में ऋणात्मक हुई थी। ठीक, बाकी और हर समय बढ़ी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अक्षांशीय कटिबंध को जनसंख्या की गुत्थी के रूप में जाना जाता है? तो किस अक्षांश को जनसंख्या गुत्थी के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है 0 डिग्री से 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 20 डिग्री से 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 40 डिग्री से 60 डिग्री दोनों अक्षांश। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसमें 50% से अधिक जनसंख्या निवास करती है 20 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश के मध्य। अगला प्रश्न अगर बात करें, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन है एडवर्ड वेस्ट, एडविन केनन, सर वाल्टर रैले, हेनरी जॉर्ज। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, एडविन केनन। ठीक, अनुकूलता जनसंख्या सिद्धांत का प्रतिपादक किए थे एडविन केनन। अगर पूछे कि अनुकूलतम जनसंख्या की संकल्पना सबसे पहले कौन दिया था? अनुकूलतम जनसंख्या की संकल्पना सबसे पहले कौन दिया था? तो ये दिए थे सिजविक, सिजविक।
विक, सिचविक दिए थे सबसे पहले। अगला प्रश्न है कि प्रादेशिक भूगोल भूगोल का क्रोड है, यह कथन है। ऑप्शन है डिकिंसन का, हार्टसोन का, ब्लास का, हर्बर्टसन का। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ये है ब्लास का। प्रादेशिक भूगोल भूगोल का क्रोड है, ये ब्लास का कथन है। अगला प्रश्न देखें। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने भूगोल में संभववाद की संकल्पना को प्रतिपादित किया? तो संभववाद की संकल्पना का प्रतिपादन कौन किया है? ऑप्शन है C.W. क्रिस्टालर, कार्ल ओसावर, ई हंटिंगटन, विडाल्डी लाप्लास। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, विडाल्डी लाप्लास। संभववाद की संकल्पना के प्रतिपादक विडाल्डी लाप्लास। विडाल्डी लाप्लास हैं और फैब्रे हैं, फैब्रे, ब्रोन्स, ये सब लोग संभववाद संबंधित। अगला प्रश्न है कि रुको और जाओ निश्चयवाद को किसने प्रतिपादित किया? रुको और जाओ निश्चयवाद को किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन है E.C. सैम्पुल, जे ब्रोन्स, जी टेलर, ई हंटिंगटन। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, टेलर। रुको और जाओ निश्चयवाद कौन दिया था? जी टेलर दिए थे। ये टेलर की है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है किस विचारधारा संप्रदाय ने सर्वप्रथम संभववाद विकसित किया? तो संभववाद को विकसित कौन किया था सर्वप्रथम? ऑप्शन है भूगोल का जर्मन संप्रदाय, भूगोल का रशियन संप्रदाय, भूगोल का फ्रांसीसी संप्रदाय, भूगोल का ब्रिटिश संप्रदाय। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, भूगोल का फ्रांसीसी संप्रदाय। अगला प्रश्न है जियोग्राफी जियोग्राफी शब्द किसने पेश किया था? ऑप्शन है रिचर्ड हार्टसोन, कार्ल रिटर, इरेटोस्थनीज, गैलीलियो। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, इरेटोस्थनीज। सबसे पहले जियोग्राफी शब्द इरेटोस्थनीज दिए थे, इसीलिए इन्हें भूगोल का जनक भी माना जाता है। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन से भूगोलवेत्ता भूगोल के सामान्य अथवा सार्वभौमिक तथा विशेष अथवा विशिष्ट के रूप में द्विशाखन के प्रतिपादक थे? ऑप्शन है रिस्थोफेन, वारेनियस, रीटर, हमबोल्ट। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, वारेनियस। वारेनियस जो हैं ये इसके प्रतिपादक हैं। वारेनियस कहाँ के थे? जर्मनी के। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित स्थानों में कौन दक्षिण का चेरापूंजी के नाम से जाना जाता है? दक्षिण का चेरापूंजी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है सिमोगा, मौसिनराम, अगुम्बे, अम्बोली। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अगुम्बे। अगुम्बे को दक्षिण का चेरापूंजी कहा जाता है। ठीक। अभी चेरापूंजी का जो नाम है चेरापूंजी का नाम बदलकर सोहरा रख दिए हैं। क्या? सोहरा। चेरापूंजी का नाम बदलकर सोहरा रख दिए हैं। अगर पूछेगा कि इसका स्थानीय नाम क्या हो गया है, तो इसका नाम हो गया है सोहरा। ठीक। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने छायापुंज संसाधन की संकल्पना का सूत्रपात किया? छायापुंज संसाधन की संकल्पना का सूत्रपात कौन किया था? ऑप्शन है जीन गॉटमैन, C.F. जोन्स, R. हार्टसोन, G. जिमरमैन। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, जी जिमरमैन।
ये है छायापुंज संकल्पना के संसाधन की संकल्पना पे सूत्रपात जिमरमैन। चलिए अगला देखते हैं। अगला है मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से, लेखक है और पुस्तक है। देखिए स्ट्रैबो, एंथ्रोपोजियोग्राफी, वारेनियस, जियोग्राफिया, टॉलमी, जियोग्राफिका जनरलिस, रेडजेल, जियोग्राफी। तो इसका मिलान कर लीजिए, देखिए कौन कौन मिल रहा है। स्ट्रैबो जो हो जाएगा ये जियोग्राफी हो जाएगा। 4 वारेनियस का जियोग्राफिया जनरलिसिस बहुत फेमस है। 3 टालमी की बहुत फेमस बुक है जियोग्राफिया। और रेडजेल का एंथ्रोपोजियोग्राफी, रेडजेल का एंथ्रोपोजियोग्राफी ये तो सब जानते हैं कि बहुत फेमस है। तो 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अर्धकुंडे के लेखक हैं। तो अर्धकुंडे के लेखक कौन है? ऑप्शन है रेडजेल, कार्ल सावर, कार्ल रिटर, रिchthofen। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी रीटर। अर्धकुंडे रीटर का है। ठीक, और ये 14 खंड में बटा है। कितना? 14 खंड। कभी कभी खंड भी पूछ लेता है कौन कितने खंड में है। ये 14 खंड में है। और ये किससे संबंधित है? तो ये किसी पेपर में पूछा हुआ है, अफ्रीका व एशिया से संबंधित इसमें वर्णन किया गया है अर्धकुंडे में। ठीक, और ये पूछा हुआ कि अर्धकुंडे में किसका वर्णन किया गया है? तो अफ्रीका और एशिया का। इतना डिटेल आप लोगों को कोई नहीं बताएगा। एक चीज़ मान लीजिएगा, जो जुड़े रहेंगे वो फायदे में रहेंगे, जो नहीं जुड़ेंगे भाई वो अपना समझेंगे। अगला प्रश्न है कि राज्य का जैव सिद्धांत किस विद्वान द्वारा प्रतिपादित किया गया? राज्य का जैव सिद्धांत किस विद्वान द्वारा प्रतिपादित किया गया? ऑप्शन है बोमेन, हाउसहोफर, मैकिंडर, रेडजेल। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी रेडजेल। अगला प्रश्न है चरनोजम मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। चरनोजम मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है सवाना घास क्षेत्र में, कंपोज घास क्षेत्र में, स्टेपीज घास क्षेत्र में, टैगा प्रदेश में। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी स्टेपीज घास क्षेत्र में चरनोजम मिट्टी पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चरनोजम को एक नाम और दिया जाता है, क्या? रेगुर। चरनोजम को रेंगुर भी बोला जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि केरल में कौन सा वन्य जीव रिजर्व हाथियों के लिए जाना जाता है? ऑप्शन है पराकल, पेरियार, चंद्रप्रभा, कान्हा। सही ऑप्शन है पेरियार। पेरियार जो है ये हाथियों के लिए जाना जाता है। ठीक, कान्हा ये तो मध्य प्रदेश में है, कान्हा मध्य प्रदेश में है। चंद्रप्रभा कहाँ है? चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के चंदौली में। अगर पराकल की बात करें तो ये है तेलंगाना में। लीजिए चारों एकदम निचोड़ दे दिया। पराकल तेलंगाना, पेरियार केरल, चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश, कान्हा मध्य प्रदेश। ठीक, जो चैनल पे जो लोग नए होंगे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अगला प्रश्न है कि ब्रटलेट आयोग की रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर में विश्लेषण किया गया। किसका विश्लेषण किया गया? ऑप्शन है हिंद महासागर की सुरक्षा का, दक्षिण एशियाई सहयोग, यूरोप की साझा सुरक्षा, पर्यावरण विकास, अंतर संबंध।
इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरण विकास संबंध। यह है ब्रटलैंड की रिपोर्ट का विश्लेषण। आवर कॉमन फ्यूचर ये पूछता है हमारा साझा भविष्य, हमारा साझा भविष्य। ठीक, ये कब आई थी रिपोर्ट? 1987 में। चलिए अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदाय के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? ऑप्शन है पारिस्थितिकी विज्ञान, आनुवंशिक, जनांकिकी, वायरस विज्ञान। सही ऑप्शन है जनांकिकी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न अगर देखें तो अगला प्रश्न है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पूर्व लेख का संबंध है वैश्वीकरण उष्मीकरण से, ओजोन निशोषण से, वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ओजोन निशोषण से, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अगला है जंतु विसरण के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा एक दीर्घकालिक सूखा के कारण होता है? ऑप्शन है बलाद विसरण, क्रमशः विसरण, बायोकोर विसरण, एनीमोकोर विसरण। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, बलाद विसरण। अगला है कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें अल्पता होती है। ऑप्शन है नाइट्रोजन की, मैग्नीशियम की, कैल्शियम की, पोटेशियम की। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थान पर क्योटो प्रोटोकॉल में संशोधन स्वीकार किए गए? ऑप्शन है अबू धाबी, रियाद, दोहा, मस्कट। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, दोहा में। दोहा में जो है इसका संशोधन स्वीकार किया गया था। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन महाद्वीपीय ढाल का सही औसत ढाल होता है? सही औसत ढाल कोण है, कोण पूछा है। ऑप्शन है 2 डिग्री, 4 डिग्री, 6 डिग्री, 8 डिग्री। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 4 डिग्री। 4 या 5 डिग्री होता है। ठीक, अगला है कि हिंद महासागर की औसत गहराई है, तो हिंद महासागर की औसत गहराई कितनी है? ऑप्शन है 3000 मीटर, 6000 मीटर, 4000 मीटर, 2000 मीटर। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 4000 मीटर होती है इसकी गहराई। अगला प्रश्न अगर देखें तो अगला प्रश्न है कि अटलांटिक महासागर की औसत गहराई है, कितना है? ऑप्शन है 4000 मीटर, 4200 मीटर, 3000 मीटर, 3900 मीटर। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 3900 मीटर। इसकी औसत गहराई कितनी है? 3900 मीटर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन महासागरीय नीतल का सर्वाधिक विस्तृत उच्चावच मंडल है? ऑप्शन है महासागरीय मग्न तट, महाद्वीपीय ढाल, गहरा महासागरीय मैदान, महासागरीय गर्त। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, महासागरीय गहरा महासागरीय मैदान। 50 का सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51। छिछली लैगूनों वाले लघु एटालों की श्रृंखला को कहते हैं? ऑप्शन है फरोस, सेप्टा, प्लाया, सालिनास। सही ऑप्शन है फरोस। छिछली लैगून वाले लघु एटालों की श्रृंखला को फरोस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में से कौन प्रवाल विरंजन ब्लीचिंग का प्रमुख कारक है? तो प्रवाल विरंजन का प्रमुख कारक कौन है? प्रवाल रोग, वैश्विक ऊष्मन, एल नीनो, सागर जल में सिल्ट जमाव। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, वैश्विक ऊष्मन। अगला अगर हम बात करें, अगला है ग्रेट बैरियर स्थित है। ग्रेट बैरियर ऑप्शन है जापान सागर, उत्तरी सागर, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट, आर्कटिक सागर। सही ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, और इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई है 1920 किलोमीटर। चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई, तो इसकी चौड़ाई है 11 से 128 किलोमीटर। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से किसकी भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के आगमन में प्रभावी भूमिका है? ऑप्शन है एल नीनो, तिब्बत पठार का तापमान, हिमालय की अवस्थिति, दक्षिणी दोलन। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, हिमालय की अवस्थिति। अगला प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी तल तक पहुंचने में सूर्यातप को समय लगता है। ऑप्शन है 3 मिनट, 6 मिनट, 9 मिनट, 12 मिनट। सही ऑप्शन है 9 मिनट। कितना समय लगता है? 9 मिनट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56। ओजोन क्षीणता का परिणाम हो सकता है, क्या हो सकता है? जल की कमी, वन में आग, त्वचा कैंसर का होना, जल जनित बीमारियों का पुनर्जीवित होना। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, त्वचा कैंसर का होना। अगला प्रश्न है, ऊपरी क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर में तीव्रगामी पवनों की सकरी पट्टी को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन है हरिकेन, जेट स्ट्रीम, प्रतिव्यापारिक पवन, वायुमंडलीय विक्षोभ। सही ऑप्शन है जेट स्ट्रीम। ये ऊपरी क्षोभ मंडल में चलती है जेट स्ट्रीम, और ये 9 से 12 किलोमीटर प्रति सेकंड चलती है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं कि वायुमंडल में कौन सी परत वायुयान उड़ान के लिए अत्यंत सुविधाजनक दशाएं रखती हैं। वायुमंडल में कौन सी परत वायुयान उड़ान के लिए अत्यंत सुविधाजनक दशाएं रखती हैं? ऑप्शन है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, समताप मंडल। समताप मंडल जो है ये वायुयान के लिए महत्वपूर्ण है। क्षोभ मंडल में अगर हम बात करें तो इसमें जो है बारिश होती है, बारिश और बादल बनना, बिजली का चमकना, बादल गरजना, ये सब होता है। आयन मंडल में जो है इसमें रेडियो तरंग जो होती है वो वापस होती है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है वायुमंडल की परतों का निम्न में से कौन सा अनुक्रम सही है? ऑप्शन है अधोमंडल, सप्ताप मंडल, आयन मंडल तथा ओजोन मंडल। समताप मंडल, मध्य स्तर मतलब विक्षोभ सीमा, ओजोन मंडल, आयन मंडल। अधोमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। समताप मंडल, अधोमंडल, मध्य स्तर मतलब विक्षोभ सीमा तथा आयन मंडल।
इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। अधोमंडल को क्षोभ मंडल भी बोलते हैं। क्षोभ मंडल बोलो या अधोमंडल। और ये है समताप मंडल, फिर होता है, फिर मध्यमंडल होता है, फिर आयन मंडल होता है, उसके बाद बहिर्मंडल होता है। बहिर्मंडल, ये होते हैं इसके क्रम। ठीक, इन दोनों के बीच में जो एक सीमा पाई जाती है, अधोमंडल यानी क्षोभ मंडल और समताप मंडल के मध्य, इसे क्षोभ सीमा कहते हैं। और समताप मंडल और मध्यमंडल के बीच में जो पाई जाती है उसे ट्रोपोस्फियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नहीं, ये ट्रोपोपाज है, इसे स्ट्रेटोपाज बोलते हैं। स्ट्रेटोपाज, ठीक, स्ट्रेटोपाज, ये ट्रोपोपाज, स्ट्रेटोपाज। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने सर्वप्रथम अंटार्कटिका पर ओजोन क्षय का साक्ष्य प्रस्तुत किया है? अंटार्कटिका पर ओजोन क्षय का साक्ष्य प्रस्तुत किया है। ऑप्शन है एम मोलिना, एम रोलैंड, जे फोरियर, एम एल पेरी। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, जे फोरियर। अगला प्रश्न है, वह वायुमंडलीय परत जो जैवमंडल का एक भाग है उसे कहा जाता है? ऑप्शन है बहिर्मंडल, क्षोभमंडल, मध्यमंडल, समताप मंडल। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सममंडल का भाग नहीं है? इसमें कौन सममंडल का भाग नहीं है? ऑप्शन है मध्यमंडल, समताप मंडल, तापमंडल, क्षोभ मंडल। सही ऑप्शन है तापमंडल। तापमंडल जो है ये सममंडल का भाग नहीं है, जबकि सब सममंडल का भाग है। अगला प्रश्न है, ध्रुवों की ओर ट्रोपोपाज की ऊंचाई, ध्रुवों की ओर ट्रोपोपाज की ऊंचाई बढ़ती है, स्थिर रहती है, घटती है, एक बिंदु पर अस्थिर है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ए घटती है, ऊपर जाने के बाद घटती है। ठीक, ये रहे आज के 63 प्रश्नों की श्रृंखला। ठीक, और इससे अच्छा प्रश्न कोई नहीं देगा। आप लोग मेरी बात मानिए, आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब मत करना भूलिए। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।